नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तूफान कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज ध्वनि से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला की ओर। एकॉस्टिक विज्ञान संबंधित है। एकॉस्टिक विज्ञान संबंधित है। ऑप्शन ए प्रकाश से संबंधित, ऑप्शन बी ध्वनि से संबंधित, ऑप्शन सी जलवायु से संबंधित या फिर ऑप्शन डी वायु से संबंधित। तो इसका सही आंसर है ध्वनि से संबंधित, अर्थात एकॉस्टिक विज्ञान है जो ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश से संबंधित विज्ञान को कहते हैं ऑप्टिक्स, अर्थात OPTICS। ऑप्टिक्स में प्रकाश का अध्ययन होता है। और ये जलवायु से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? जलवायु से संबंधित विज्ञान को क्लाइमेटोलॉजी, CLAIMATOLOGY। क्लाइमेटोलॉजी में जलवायु का अध्ययन होता है। और वायु से संबंधित विज्ञान को एरोलॉजी कहते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? वह कौन सी तरंग है जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ऑप्शन ए प्रकाश, या ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या ऑप्शन सी ध्वनि, या फिर ऑप्शन डी। तो हमारा इसका सही आंसर है वह तरंगें जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। इसका सही आंसर ध्वनि हुआ। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि है जो शून्य में अर्थात निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। प्रकाश शून्य में संचरण कर सकती है, ऊष्मा शून्य में संचरण कर सकती है, क्योंकि सूर्य के द्वारा जब प्रकाश ऊष्मा के साथ चलती है तो वह अंतरिक्ष से होकर गुजरती है, अर्थात अंतरिक्ष है जो शून्य का उदाहरण है। तो प्रकाश और ऊष्मा शून्य में भी संचरण कर सकती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग भी शून्य में संचरित कर सकती है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। ऑप्शन ए ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन सी समुद्र की गहराई मापने के लिए, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है समुद्र की गहराई मापने के लिए। इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिव्यू लेखन के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिव्यू लेखन के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन में है रडार, या फिर ऑप्शन बी में सोनार, या फिर ऑप्शन सी में पुकार, या फिर ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वह उपकरण जो ध्वनि की तरंगों की पहचान तथा रिव्यू लेखन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार में। सोनार में है जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिव्यू लेखन के लिए प्रयोग किया जाता है। सोनार में प्रसरत तरंगों का प्रयोग करते हैं। किसका? ध्वनि तरंगों की पहचान करने के लिए। और रडार में किन तरंगों का उपयोग होता है? रडार में होता है सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? वही क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर वाला। तो ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? ठोस माध्यम, ए ऑप्शन बी द्रव माध्यम, या फिर ऑप्शन सी गैसीय माध्यम, या फिर ऑप्शन डी निर्वात। तो ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात, अर्थात निर्वात में नहीं चल सकती है। और सभी ठोस माध्यम, द्रव माध्यम और गैसीय माध्यम, इन सभी माध्यमों में ध्वनि तरंगें
चल सकती हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रस्रव तरंगें कैसी होती हैं? श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रस्रव तरंगें कैसी होती हैं? ऑप्शन ए है उच्चतर गति की होती है, ऑप्शन बी उच्चतर आवृत्ति की होती है, ऑप्शन सी अधिक लंबी तरंग दैर्ध्य की होती है, ऑप्शन डी उच्चतर गति और उच्चतर आवृत्ति दोनों लिए होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उच्चतर आवृत्ति की होती है। अर्थात श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रस्रव तरंगें कैसी होती है? तो उच्चतर आवृत्ति की होती है। अर्थात जिस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य निम्न होगा तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? उच्चतर होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। वैसी जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सोनोग्राफी, ऑप्शन बी ईसीजी, ऑप्शन सी ईईजी या फिर ऑप्शन डी एक्सरे। तो इसका सही आंसर है सोनोग्राफी। अर्थात वह जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? सोनोग्राफी। ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ईईजी, ईईजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। और एक्सरे, एक्सरे से हमारी छाती के संरचनाओं का चित्र लिया जाता है। ईसीजी में हमारे हृदय की विद्युत गतिविधियों को जांच किया जाता है। और ईईजी में अर्थात इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम में से हमारे मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को जांच किया जाता है कि मस्तिष्क में अगर चोट लग जाता है या कोई आघात हो जाता है या कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो इसकी जांच हम लोग ईईजी के द्वारा ही करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ऑप्शन ए हवा, या फिर ऑप्शन बी ग्रेनाइट, या फिर ऑप्शन सी पानी, या फिर ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोहा। अर्थात ध्वनि की अधिकतम गति लोहा में होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 9। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अर्थात कौन सी तरंग से रात्रि को देखने में किया जाता है? ऑप्शन ए रेडियो तरंग, या फिर ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंग, या फिर ऑप्शन सी अवरक्त तरंग, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अवरक्त तरंग। अर्थात रात्रि दृष्टि के लिए अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग का प्रयोग वहाँ होता है, अर्थात रेडियो तरंग का प्रयोग टेलीविजन और रेडियो के लिए किया जाता है। और सूक्ष्म तरंग का प्रयोग रडार में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? अर्थात मनुष्य जो कितनी ध्वनियों को सुन सकता है? ऑप्शन ए 90 डेसिबल, ऑप्शन बी 60 डेसिबल, ऑप्शन सी 120 डेसिबल, ऑप्शन डी 100 डेसिबल। तो इसका सही आंसर है 60 डेसिबल। अर्थात मनुष्य जो साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल तक ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। और जोर से बातचीत करने में 50 से 60
डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। और 90 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल हमारे ट्रक और ट्रैक्टर उत्पन्न करते हैं, जबकि 120 डेसिबल अर्थात 110 से 120 डेसिबल सायरन की आवाज़ में होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।